आप सभी लोगों का स्वागत है। एक थोड़े से अंतराल के बाद हमने राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं से की तैयारी करने से संबंधित टेस्ट श्रृंखला का फिर से शुभारंभ किया है। काफ़ी सारे वीडियो हमारे इसमें ऑनलाइन चैनल पर डले हुए हैं, जिसमें हमने 6 से 8 महीनों का, इवन 8 महीनों से भी अधिक का, लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर्स हमने उसमें पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि हर योजनाओं को हमने विस्तार से तरीके से पढ़ के उसके प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, पहले कैसे बने थे और आगे किस तरीके से बन सकते हैं, उसको फोकस करते हुए हमने वो सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आप उसका लाभ लीजिए। और ये जो सेशन है अपना करंट अफेयर्स का और राजस्थान जीके का, ये दो सेक्शन में होता है, पार्ट 1 और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम ट्रेडिशनल जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और पार्ट सेकंड में हम कुछ करंट अफेयर्स के सवालों को प्रश्नोत्तर रूप में सॉल्व करते हैं और विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा थंबनेल है, राजस्थान जीके करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर रूप में विस्तार से चर्चा होगी और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो #25 ये हमारा एपिसोड है आज का। 25 का मतलब ये हुआ कि 24 हमने इसमें सेशन अब तक यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो उन सब का आप अच्छे से लाभ ले सकते हैं। पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स हमने सारे उसमें डाले हैं राजस्थान से संबंधित। उसको आप अच्छे से पढ़िए, किस तरीके से उसमें सवाल आते हैं उनको आप करने की कोशिश करिए। आप सब फटाफट जुड़ जाइए। हम अपना आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके करंट अफेयर्स का। जिन स्टूडेंट्स ने इसको अपलोड, आर्यन ऑनलाइन चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 पार्ट में हमारा ये सेशन रहेगा। जैसे हमने पिछले 24 क्लासेस में इस पैटर्न को रखा है। पहला पार्ट जीके का रहेगा और दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स का रहेगा। जीके वाले पार्ट में पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए सवाल, आगे आने वाले सवाल और राजस्थान की घटनाओं से संबंधित, जीके राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अंदर से पूछे जाने वाले और सवालों का अभ्यास हम लोग करेंगे। आप निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप जुड़ जाइए चैनल से। और सबसे खुशी की बात यह कि हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइज एक यूट्यूब की कुछ टर्म्स होती है, 2.5 महीने में मोनेटाइज होने वाला ये फास्टेस्ट चैनल है। यानी कि इस सेशन को, हमारे इस सेशन को जयपुर के, जोधपुर के, देखिए मैं बता दूं कि नंबर ऑफ फर्स्ट सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखने वाले जो बच्चे हैं 70% के आसपास जयपुर के बच्चे हैं। और सेकंड नंबर की जो सिटी राजस्थान में है जो इस चैनल को पसंद कर रही है वो जोधपुर है। अगर आप को थोड़ा सा भी इसमें भ्रम है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हम स्टूडियो में आपको सारी डेटास दिखा देंगे। लखनऊ और पटना के बच्चे भी, खास बात है कि इससे लगातार जुड़ रहे हैं, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं। 3 से 4 का जो हमारा सेशन रेगुलर रहता है वो जीडी का रहता है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम उस चीज को करवाते हैं और एक एक प्रश्न के, एक एक ऑप्शन के हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। अनावश्यक फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते हैं और एक एक टॉपिक में, एक एक प्रश्न में हम कई सारे फैक्ट उसको बताते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक होते हैं। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और सब्सक्राइबर की संख्या भी बहुत जल्दी, विदाउट एनी मार्केटिंग। इवन हमारे इस कैंपस में एक बहुत बड़ी भीलवाड़ा जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी रन हो रही है, लक्ष्य लाइब्रेरी के नाम से। हमने उस लाइब्रेरी में जाके भी बच्चों को एक भी बार ये नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली मैंने जरूर कहा है जिससे मेरा इंटरेक्शन है, अदरवाइज उस प्रेमाइसिस में जाके मैंने कभी भी नहीं कहा है। हमारा यही मोटो है कि हम देख रहे हैं कि भी हमारे इस क्वालिटी को कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि 20 साल तक हम इस फील्ड में हैं, 20 साल से हम इस फील्ड में हैं, बहुत ज़बरदस्त हमें रेस्पॉन्स मिला है और बहुत आगे भी हमें इसमें अच्छा काम करना है। तो 1000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर विदाउट एनी मार्केटिंग हो चुके हैं और 4000 आवर्स जो है, जो रिक्वायरमेंट है कि 4000 घंटे आपकी वीडियोस को देखा जाना चाहिए, वो भी हमने आज पूरा कर लिया है। तो एक तरीके से मोनेटाइजेशन हमारे चैनल का हो चुका है। इसका फाइनल सर्टिफिकेशन जो है वो आज कल में आ जाएगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। ज़्यादा लंबी बात नहीं करके मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। फटाफट आप चैनल से जुड़ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। बहुत तसल्ली से और ठंडे दिमाग से जवाब देना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है।
आपको सुमेलित करना है। 4 सभ्यताओं के नाम लिखे हैं, बागोर, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। ठीक है, और सभ्यता से संबंधित स्थान को यहां काटे और यहां लिखेंगे विशेषता। ये विशेषता आपको स्थान भी बताने, वो तो अपन साइड में बता ही देंगे, पर हर सभ्यता की आपको विशेषता बतानी है और उसको सुमेलित करना है और आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिल रहे हैं और जो की पॉइंट्स है हर टॉपिक की वो डिस्कस होगा क्लास में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आर्यन ऑनलाइन के नाम से राजेश जैन सर जीके डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने जस्ट अभी 2 महीने पहले, लगभग 70 डेज हुए हैं, शुरू किया और हमें जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्वालिटी को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी देखिए और आप अपने व्यूज दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बागोर, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और इनकी चारों की विशेषताएं दे रखी है और आपको यह बताना कि किस सभ्यता की कौन सी विशेषता है। यस, बागोर। बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे आने वाली एक सभ्यता स्थल है। ये बनास बेसिन का स्थल माना जाता है और बागोर जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, जहां से हम लोग आपको लाइव क्लासेस ले रहे हैं। मेवाड़ का प्रवेश द्वार है, टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है, अब तो माइनिंग के लिए भी आज क्या बात है, इतनी तकनीकी समस्या कैसे हो रही है। गग्गर, सरस्वती, ध्वजवती, तीनों ऑप्शन अगर आते हैं तो आप ध्वजवती पे टिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन अगर आएंगे तो सरस्वती पे टिक करेंगे और ये दो आते ही नहीं है, केवल गग्गर आता तो फिर हमको गग्गर पे ही जाना है। हनुमानगढ़ में है ये कालीबंगा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या हुई, तो इसमें चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो कालीबंगा सभ्यता की विशेषता हुई है। आहड़, आहड़ सभ्यता जो है वो अपने उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे है, ये भी बनास बेसिन से संबंधित ही है। ठीक है, और आहड़ सभ्यता की बात है, ताम्रपाषाण युग की सभ्यता इसको मानते हैं। क्या मानेंगे, ताम्रपाषाण युग की सभ्यता। ठीक है, अब बात आती है गणेश्वर की, तो गणेश्वर की सभ्यता को अपन क्या कहेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ये गणेश्वर की सभ्यता है। ये नदी का नाम है कांतली और जिला कौन सा आ जाएगा, तो सीकर, और वैसे स्थान जो आता है वो नीम का थाना, नीम का थाना। तो आप लोगों से थोड़ा सा आज हर्डल आ रहा है भाई, और हर्डल आना तो अच्छे संकेत है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ करेक्ट आंसर हुआ 4, बागोर का मतलब 3, 3, 4, 1 और 2, 3, 4 और 1 और 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चारों सभ्यता स्थल है और चारों सभ्यता स्थल की महत्वपूर्ण बातें आपने अच्छे से देखी। आज नेटवर्क में भी समस्या है। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, अपने ग्रुप में इसको शेयर करो फटाफट, क्योंकि बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे तो मैं ज्यादा जोर से पढ़ाऊंगा। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है और हर्डल्स काफी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे शुभ संकेत है मेरे नजरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका संबंध जन्म के आधार पर राजस्थान से नहीं रहा। निम्न में से किसका संबंध जन्म के आधार पर राजस्थान से नहीं रहा, आपको इसका आंसर देना है। निम्न में से किसका संबंध जन्म के आधार पर राजस्थान से नहीं रहा। यस, आप देंगे इसका आंसर फटाफट। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए, अपने ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और डेटा अगर आपको देखने तो आप हमारे स्टूडियो में आइए और हम आपको सारे डेटा भी बता देंगे। तो निम्न में से किसका संबंध राजस्थान से नहीं रहा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ब्रह्मगुप्त का संबंध जो है वो भीनमाल से रहा है। ब्रह्मगुप्त का संबंध कहां से रहा है, तो भीनमाल। माघ का संबंध भी भीनमाल से रहा है। इन दोनों का जन्म जो है वो भीनमाल में हुआ है।
मोहम्मद नैन्सी का जन्म हुआ है जोधपुर में। जसवंत सिंह जी के दरबारी थे ये मोहम्मद नैन्सी, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। और अबुल फजल जो थे इनका जन्म हुआ है आगरा में। कहां पर जन्म हुआ है इनका? आगरा में। तो ये जो तीन लोग हैं, मोहम्मद नैन्सी, ये राजस्थान के हैं। माघ संस्कृत के कवि, शिशुपाल वध इन्होंने लिखा था, भीनमाल के निवासी थे। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फटिका किताब इन्होंने लिखी थी जो गणित से संबंधित है। इनका भी संबंध जन्म के आधार पर भीनमाल से रहा है। अबुल फजल का संबंध राजस्थान से भले ही रहा हो, नागौर क्षेत्र से, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो आगरा में हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2001 से 2011 में राज्य की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन था। आंसर दे दीजिए फटाफट आप। 2001 से 2011 में राज्य की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन था। 2021 के आंकड़े भी ऑफिशियली पूरे आए नहीं है, और देखते हैं इसको। यहां यह बताना है आपको कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि रही और भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि रही, दोनों का आपको तुलनात्मक आंसर देना है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि भारत की तुलना में कम रही है, अधिक रही है, आंशिक कम रही है या आंशिक अधिक रही है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 21.3%। ये तो थी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि। कितनी थी? 21.3%। और भारत की कितनी रही है? तो 17.7%। ये किसकी रही है? तो भारत की रही है। तो आप इन दोनों आंकड़ों की तुलना कर लीजिए। सवाल पूछते हैं भाई एग्जाम में ऐसे। अब ये दोनों आंकड़े क्या बता रहे हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की तुलना में अधिक रही है। कितनी अधिक रही है? तो 3.6% अधिक रही है। अब 3.6% अधिक जो आंकड़ा है वो क्या आंशिक अधिक? भाई कम तो है ही नहीं, तो ये तो दो गलत ही हो गए। अब इन दोनों की बात करें, आंशिक अधिक या अधिक रहेंगे इसमें, इन दोनों में से किस पे टिक करना पड़ेगा अपने को? तो इसका करेक्ट आंसर हुआ अधिक। देखिए पॉइंट में अगर होता तो आंशिक अपन बोल देते 0.4, 0.5, 0.7 तक होता तो, लेकिन जब बात ही 3%, 2%, 4% के आसपास आ रही है तो उस केस में कम और अधिक ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी किस जिले में आती है? फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी किस जिले में आती है? इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़िए, तभी आनंद आएगा पढ़ने में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी किस जिले में आती है? तो करेक्ट आंसर दीजिए इसका फटाफट। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी आती है गंगानगर में। आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा आंधी वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? तो गंगानगर है। वायु द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में होता है? वायु द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में होता है? वायु द्वारा। करेक्ट आंसर दीजिए इसका फटाफट। जहां पर रेगिस्तान है वहां पर मिट्टी ज्यादा उड़ेगी, तो रेगिस्तान कहां पर है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। तो वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो पश्चिमी क्षेत्र में होगा। जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में होगा? तो मिट्टी का अपरदन किसके द्वारा पूछा है उसने? जल द्वारा पूछा है। और पानी जो बहता है किस सीमा पर सबसे ज्यादा बह रहा है अभी राजस्थान में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी सीमा पर। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का कटाव हो रहा है, कंदराएं बन रही है, बीहड़ भूमि बन रही है और गार्ज वगैरह बन रहे हैं। यही सब जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, पूर्वी सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बता दीजिए आंसर फटाफट। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की क्या ये विशेषता है राज्य का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क क्या राज्य का पहला राष्ट्रीय पार्क है? बिल्कुल है। 1990 में यह राज्य का पहला राष्ट्रीय पार्क बना था और 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया था। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षियों का स्वर्ग है। बिल्कुल है। साइबेरियन साइरस यहाँ पर आते हैं, आ ही रहे साइबेरियन साइरस। सर्दी के मौसम में हमारे हिसाब से आते हैं, लेकिन वो उनके लिए
गर्मी का क्लाइमेट होता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जीवाश्म पार्क, बिल्कुल यहाँ पर फॉसिल्स पार्क है, आकल, काडियाल, कालाडूंगर, चैनपुरा, यहाँ पर जीवाश्म मिलते हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने कोणधारी वनों के जीवाश्म, जिससे ये पता लगता है कि वैगनर का सिद्धांत की भी पुष्टि होती है। यह पता लगता है कि यह क्षेत्र किसी समय अलग क्लाइमेट क्षेत्र में था। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य मोथिया घास, मोथिया घास सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की विशेषता नहीं है। मोथिया घास का संबंध है ताल छापर अभ्यारण्य से, ताल छापर, और इसी मोथिया घास को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कृष्ण मृग, और ताल छापर अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा कृष्ण मृग पाए जाते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसने पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य मोथिया घास जो है यहां पर नहीं मिलती है। हेला ख्याल है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोक विचार, लोक नाट्य? आंसर देना आपको इसका फटाफट। हेला ख्याल है एक क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य तो कथक होता है भाई अपना। लोक नृत्य, लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पर भी हैं, जाति के हिसाब से भी हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य भी हैं, कई सारी कैटेगरी में बांट रखा है इसको। लोक नाट्य जैसे गवरी है, एक लोक नाट्य है, रम्मत को भी आप लोक नाट्य में रखोगे। हेले का ख्याल, कन्हे का ख्याल, इसको भी आप लोक नाट्य की श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो आठवें का जो आंसर हुआ वो हुआ, आठवें का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोक नाट्य इज द राइट आंसर। लोक नाट्य इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मयूर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये आप बता दीजिए। मयूर नृत्य, जीडी का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, 3 का टाइम, 3 से 4 बजे का टाइम है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का जीके डिस्कस होता है। जो भारत और विश्व के जीके से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो नवा जो सवाल है, मयूर नृत्य ये राजस्थान के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो राजस्थान के ब्रज क्षेत्र का ये लोकप्रिय नृत्य है। 9वें का आंसर है डी, ब्रज क्षेत्र, यानी कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। ध्यान रखना साथियों, सबसे ज्यादा आंसर एक्टिव जो है वो ओम प्रकाश जी दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे हैं। सब कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, फटाफट लाइक का बटन भी दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? इस दिन अधिकृत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था, क्या इस कारण? इस दिन राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, क्या इस कारण? इस दिन अधिकांश रियासतों का राजस्थान के संदर्भ में समूह बन चुका था, क्या इस कारण? यह दिवस राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण दिन था, क्या इस कारण? ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है। अब राजस्थान दिवस के बारे में हम जानते हैं, राजस्थान दिवस और स्थापना दिवस में कंफ्यूज नहीं होना भाई। राजस्थान दिवस भी 30 मार्च ही है और स्थापना दिवस भी 30 मार्च ही है। कई किताबों में मैंने देखा है कि इसमें कुछ भ्रम हो जाता है, कोई दिमाग में भ्रम नहीं रखना है। राजस्थान दिवस भी 30 मार्च है और स्थापना दिवस भी 30 मार्च ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। 1 नवंबर की जो तारीख है वो तो पुनर्गठन की तारीख है, जिसको उत्सव के रूप में नहीं मनाते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी हुई थी, थोड़ी बहुत चीजों का इधर उधर आदान प्रदान किया गया था। 26 जनवरी 1950 का महत्व रिपब्लिकन डे के रूप में है। हाँ, ये बात ठीक है कि इस पूरे संघ को राजस्थान नाम ऑफिशियली दिया गया था, वो तारीख 26 जनवरी थी। लेकिन स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस की जब बात आती है तो 30 मार्च पे ही आपको टिक करना है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राजस्थान डे और स्थापना डे, ये बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे आंसर चाहिए, राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जिन्होंने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, जल्दी से जल्दी शेयर करें। और पिछले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स राजस्थान का हमने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। सारी क्लासेस आप उसे ध्यान से देखिए, एक एक चीज को अच्छे से
पढ़िए, अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए। नोट्स रूप में है सारे ये, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मॉडल पेपर के रूप में टिक लगवाते जा रहे हैं आपसे। एक एक चीज का डिटेल डिस्कशन हो रहा है, ऑप्शन सही क्यों है, ऑप्शन गलत क्यों है, उसके आजू बाजू की भी सारी चीजों को विस्तार से समझाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका सही आंसर आपको देना है। राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन अधिकृत रूप से राजस्थान नाम दिया गया? नहीं, राजस्थान नाम जो दिया गया था वो तो 26 जनवरी को दिया था, 26 जनवरी 1950 को दिया था भाई। ठीक है, ये तो हुआ। इस दिन राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। एकीकरण संपन्न का जो कार्य है वो हुआ था 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर को हुआ था भाई। इस दिन अधिकांश रियासतों का राजस्थान के संदर्भ में समूह बन चुका था। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। और यह दिवस राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण दिन था, ऐसा कुछ नहीं था। तो 10वें का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खड़ीन क्या है? इस पर विवाद भी हुआ था पहले, कमेंट बॉक्स में भी कई सारे कुछ बच्चों ने उसमें ऑब्जेक्शन लिखा था। इसको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं आपको एक बार फिर से। उस समय भी मैंने क्लियर किया था, कमेंट बॉक्स में इसका जस्टिफिकेशन मैंने दिया था। यह प्रश्न दो तरीके से पूछा गया है। खड़ीन है एक, अगर ये 4 ऑप्शन आते हैं, एक प्रकार की हस्तकला, जल संरक्षण की तकनीक, पौधारोपण की तकनीक और रेगिस्तान की घास, तो इस केस में आपको आंसर देना है जल संरक्षण की तकनीक। कहीं कोई संशय नहीं रहना चाहिए भाई इसमें। खड़ीन क्या है? जल संरक्षण की एक तकनीक है। ठीक है, और खड़ीन का ही दूसरा सवाल आप ध्यान से देखो। क्या खड़ीन इस तरीके से अगर ऑप्शन मिलते हैं तो भीलों का पहनावा नहीं है। अब यहां पर इसमें से अगर आपको आंसर मिलता है जल संरक्षण की तकनीक, इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। अब आपको आंसर देना है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था जीके के फर्स्ट पेपर में। पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई शुष्क खेती, इसको सही माना गया था। इसमें जल संरक्षण ऑप्शन नहीं था। चीज क्लियर हो रही है? अगर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं तो ये इसका आंसर है, जल संरक्षण की एक तकनीक। और अगर आपको ये वाले ऑप्शन मिलते हैं तो आपको मिलना है पल्लीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई शुष्क खेती। कहीं कोई संशय आपको दिमाग में नहीं रखना, यही हमारे अनुभव का फायदा आपको मिल रहा है। इन केस दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, 11वें का जो आंसर था वो ऑप्शन और 12वें का जो आंसर है वो ऑप्शन, खड़ीन के संदर्भ में अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो उस केस में आप क्या सही करेंगे? तो उस केस में आपको जल संरक्षण की तकनीक पर जाना है, जल संरक्षण की तकनीक पर जाना है। ये बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए। तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर सही देना है। करेक्ट? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सब जने जुड़ जाइए, अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए तो ज्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। राग कल्पतरु की रचना किसने की थी? कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य में राष्ट्रीय स्तर के विधि विश्वविद्यालय का स्थापना स्थल है। राज्य में राष्ट्रीय स्तर का विधि विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित हुआ है? आपको इसका आंसर देना है, फटाफट दे दीजिए आंसर इसका। राज्य में राष्ट्रीय स्तर का विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? आप इसका आंसर दे दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं भाई। करेक्ट आंसर है इसका जोधपुर। जोधपुर इज द राइट आंसर। आप बताओ ब्रज विश्वविद्यालय कहां पर है? महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो भरतपुर में है। मत्स्य विश्वविद्यालय तो अलवर में है। जगत गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? ये भी बता दो। जयपुर में है। जनजाति विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बांसवाड़ा में है। ये कुछ खास विश्वविद्यालय हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल का संबंध है।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल का संबंध है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल का संबंध है। दीजिए आंसर इसका। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल का संबंध है। जिनके नाम से कपिल सरोवर है, जिसको बोलचाल की भाषा में कोलायत झील भी बोलते हैं, एक्चुअली सही नाम उसका कपिल सरोवर है, बीकानेर। करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बालसमंद झील जोधपुर, नवलखा झील बूंदी, कावोद झील जैसलमेर और गैप सागर जयपुर। फटाफट बता दो इसका आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है? बालसमंद झील जोधपुर में है, बिल्कुल ठीक है। 16वें का आंसर दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दे दीजिए फटाफट। शीतलहर शुरू हो गई है, मौसम में ठंडक बढ़ गई है, तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखना है, जोश और उत्साह के साथ पढ़ाई भी करनी है। सोलवे का आंसर दे दीजिए फटाफट। कौन सा सुमेलित नहीं है? बालसमंद झील, नवलखा झील, कावोद झील, गैप सागर। 16वें का आंसर फटाफट। कौन सा सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है इसका गैप सागर जयपुर, ये सुमेलित नहीं है। गैप सागर कहां पर आता है? तो गैप सागर आता है भाई डूंगरपुर में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर वही उसी तरीके का सवाल है। नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा झील बूंदी, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ और नवलखा बावड़ी जैसलमेर। और नौलखा हार अगर पूछ लेते हैं तो शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाया था, नौलखा मंगा दे रे। तो नौलखा का मतलब ये होता है कि उस समय की कीमत 9 लाख थी, जो बहुत ज्यादा थी। दूसरा ये भी इस रूप में लेता है इसका मतलब कि जो इमारत अन्य इमारतों की तुलना में बहुमूल्य है, उस क्षेत्र में 3-4 इमारतें बनी हुई है, जो इमारत बाकी की इमारतों की तुलना में बहुमूल्य है, तो उसको क्या बोल देते हैं? नवलखा बोल देते हैं। तो नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा झील बूंदी, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ और नवलखा बावड़ी जैसलमेर। ये आपके सामने ऑप्शन है 4। अब आपको इसका आंसर देना है। हम्म 17वें का करेक्ट आंसर है नवलखा बावड़ी जैसलमेर। ये सुमेलित नहीं है। ये नवलखा बावड़ी जो है ये कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में है भाई। ये कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो बाकी के भी ध्यान रखेंगे। नवलखा दुर्ग झालावाड़ का किला, नवलखा झील तो बूंदी आ जाएगा, और नवलखा बुर्ज पूछेंगे तो ये कहां आ जाएगा? अपने चित्तौड़ में आ जाएगा। एक मैं और लिख रहा हूं, चलो आप बताइएगा। नवलखा महल ये कहां पर है? नवलखा महल, आप बता दीजिए इसका आंसर फटाफट। नवलखा महल कहां पर है? नवलखा महल का आपको आंसर देना है। एक नवलखा दरवाजा, ये सवाल भी सेकंड ग्रेड जीके में पूछा हुआ है। नवलखा दरवाजा, नवलखा महल का नाम आप दे दीजिए फटाफट।
तो नवलखा दुर्ग झालावाड़ में ध्यान रखेंगे, नवलखा झील बूंदी में ये भी ध्यान रखना है, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में ये भी ध्यान रखना। नवलखा का मतलब 9 लाख या जो भी चीजें बनी हुई उसमें सबसे कीमती चीज है वो, इसलिए उसको नवलखा नाम दे दिया। नवलखा बावड़ी जैसलमेर में नहीं है, ये कहाँ है? डूंगरपुर में है। अब मेरा एक प्रश्न है, नवलखा महल बता दीजिए कहाँ पर है? ये गुलाब बाग में उदयपुर में है। कहाँ? गुलाब बाग उदयपुर में है नवलखा महल, ये ध्यान रखना। इसकी ऐतिहासिकता क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी महल में ठहरकर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नवलखा दरवाजे चित्तौड़गढ़ में, नवलखा दरवाजे रणथंभौर में। पहले नवलखा महल पे आ जाओ, गुलाब बाग उदयपुर में है। इसकी ऐतिहासिकता क्या है अभी बता ही रहा था मैं, जितने मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देखने शुरू कर दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, सेकंड एडिशन इसका यहीं पर लिखा था, नवलखा महल उदयपुर में लिखा था, जिसकी प्रिंटिंग हुई थी फिर अजमेर से। ठीक है, नवलखा दरवाजे की बात करेंगे तो नवलखा दरवाजा जो है वो रणथंभौर का जो किला है उस किले को बोलते हैं नवलखा दरवाजा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बड़ी मजेदार चीजें हैं नवलखा से संबंधित। तो ऑलमोस्ट सारे नवलखा की चीजें राजस्थान से संबंधित आ गई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में राज्य की कुल जनजातियों में किस जिले में उनका सर्वाधिक अनुपात पाया गया? दो 2011 में राज्य की कुल जनजातियों में किस जिले में उनका सर्वाधिक अनुपात पाया गया? इस चीज का आपको आंसर देना है, फटाफट बता दीजिए। भाई 13.48 एसटी जो है वो 13.48 है राज्य की कुल जनसंख्या में, और एससी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, एससी की जो पॉपुलेशन है वो 17.83 है, 17.83 है। अब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम और मिनिमम की, और इसमें भी हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन दोनों के संदर्भ में एसटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम कहां पर है? ये मैक्सिमम उदयपुर में है, और मिनिमम कहां पर है? एसटी। एसटी मिनिमम कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। एसटी की जनसंख्या मिनिमम कहां पर है? बीकानेर। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी मैक्सिमम कहां पर है? तो जयपुर में। और मिनिमम कहां पर है? तो डूंगरपुर में। ये कुछ फैक्ट आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे ज्यादा कहां पर है? तो उदयपुर में इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है? आपको इसका आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए। अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए, और जोशीले तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे और उत्साह से हम आप लोग पढ़ाएंगे। अगर आपको दिल से लग रहा है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये सबको बधाई, सबका बहुत प्यार मिल रहा है। स्पेशली जयपुर और जोधपुर के बच्चों का धन्यवाद, भीलवाड़ा के बच्चों को भी अब इस पंक्ति में लाना है, और अन्य जिलों को भी इसमें शामिल करना है। जयपुर और जोधपुर वालों को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है? इसका आंसर आपको देना है, फटाफट दीजिए। सौ से कम नहीं है। जैसलमेर का 100 से कम है, बीकानेर का 100 से कम है, बाड़मेर का भी 100 से कम है, लेकिन चूरू का 100 से कम नहीं है। चूरू का जो जनसंख्या घनत्व है वो 147 है। कितना है? 147।
तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? चूरू। ध्यान रखना इस तरीके से भी सवाल आते हैं भाई, निम्न में से किस जिले का एनालिसिस करना है अपने को आंकड़ों का अच्छे से और खुले दिमाग से इसको पढ़ना है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान में 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। ये भी एक रूप है सवाल के पूछे जाने का हो सकता है। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 जिले हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? राज्य में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं ये आपको बताना है। राज्य में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? राज्य में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन उनको मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट उनको रोज मिलेगी, नए नए सवाल उनको रोज मिलेंगे। और स्पेशली जयपुर, जोधपुर के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आर्यन ऑनलाइन चैनल को सबसे ज्यादा पसंद किया है। और हम लोग और ज्यादा जोश से और ज्यादा उत्साह से और ज्यादा ऊर्जा से आपके साथ जुड़े रहेंगे। निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए हम जिलों के नाम लिखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जयपुर, जयपुर के बाद नंबर आता है जोधपुर का, जोधपुर के बाद नंबर आता है अलवर का, अलवर के बाद नंबर आता है नागौर का, और नागौर के बाद नंबर आता है उदयपुर का। कितने जिले हो गए? 5 जिले जिनकी जनसंख्या कितनी है? 30 लाख से भी ज्यादा है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। 1, 2, 3, 4 और 5। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आई चीज? ये भी एक तरीका है सवाल के आने का। अब भीलवाड़ा वाले बता दीजिए भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई, जो भीलवाड़ा के हैं और जो भी अपने अपने जिलों के हैं। तो क्या आपको अपने गृह जिले के बारे में जानकारी है? यदि आप आरपीएससी के किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको अपने गृह जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थान, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख कॉलेजेज, उस जिले की पहचान, एग्रीकल्चर के मामले में, मिनरल्स के मामले में, पॉपुलेशन, सेंसेक्स के आंकड़े उस जिले से संबंधित। तो पता लगता है कि भी आप अवेयर हैं आप एटलीस्ट अपने जिलों के आसपास के क्षेत्र के बारे में। मेरे ब्रदर जो है वो आरएस के इंटरव्यू में जब गए थे, उनकी पोस्टिंग अभी उदयपुर में है, तो उनसे पूछा था कि भी आप भीलवाड़ा के हैं, तो यस, तो आप भीलवाड़ा को राजस्थान के कौन कौन से जिले टच करते हैं ये आपको एंटी क्लॉकवाइज बताना है, क्लॉकवाइज नहीं बताना है, एंटी क्लॉकवाइज बताना है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई इंटरव्यू के अंदर। तो अवेयरनेस का ही टेस्ट होता है एक तरीके से। तो भीलवाड़ा की जो पॉपुलेशन है लगभग कितनी है पता है आप लोगों को? लगभग 24 लाख के आसपास है भीलवाड़ा की पॉपुलेशन, पूरे भीलवाड़ा जिले की। ये 2011 के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड सेशन अपना शुरू हो रहा है करंट अफेयर्स का। सेकंड सेशन अपना कौन सा शुरू हो रहा है? तो करंट अफेयर्स का। फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और एसएससी जीडी की क्लास हमारी 3 बजे रेगुलर हो रही है। जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो सूचना दे दें उन छात्रों को जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? थर्मल पावर, बिगेस्ट थर्मल पावर ऑफ स्टेट राजस्थान का उत्पादन की क्षमता से आपको बताना है। हालांकि उसकी कई इकाइयां शटडाउन हो चुकी है, इसलिए इलेक्ट्रिक क्राइसिस शुरू हो गया राजस्थान में और बिजली की कटौती की घोषणा कर दी गई है। अभी आपको यह बताना है कि कौन सा विद्युत सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है राजस्थान का। क्या कोटा थर्मल पावर है, क्या सूरतगढ़ थर्मल पावर है, क्या गिरल थर्मल पावर है, या बरसिंगसर थर्मल पावर है? करेक्ट आंसर आपको देना है।
यस यस यस। प्रोडक्शन के हिसाब से बताना है आपको। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर कौन सा है आज की तारीख में? आंसर दीजिए फटाफट। अच्छा, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता कि 2 जने पढ़ रहे हैं, 100 जने पढ़ रहे हैं, 500 जने पढ़ रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था 2004 में, तो मैंने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, और बाद में मेरी जगह छोटी पड़ी और फिर मैंने और जगह चेंज करी, फिर मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स खरीदा। और अब जो ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है उस फील्ड में भी हम लोग आ गए, 2 महीने हुए हैं। शुभकामनाएं आप लोगों की, आप लोगों का बहुत सारा प्यार, आप लोगों का स्नेह है कि चैनल भी मोनेटाइज हो गया है आर्यन ऑनलाइन का। मोनेटाइज का मतलब है कि मिनिमम इतने सब्सक्राइबर और इतने वॉचिंग आवर्स हो जाने चाहिए, जो हो गए हैं। और थैंक्स जयपुर के स्टूडेंट्स का, और स्पेशली जोधपुर के स्टूडेंट का भी, जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया है, वो क्वालिटी को समझ रहे हैं। तो कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापी विद्युत ग्रह है, इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, फटाफट दे दीजिए। करेक्ट आंसर इसका सूरतगढ़। सूरतगढ़ इज द राइट आंसर। 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। कोटा थर्मल की है 1240 मेगावाट। बरसिंगसर थर्मल और गिरल की 250 मेगावाट है। छोटे छोटे से प्लांट है भाई ये तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? सूरतगढ़ थर्मल पावर। इसकी क्षमता क्या है? तो सबसे ज्यादा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बहुत अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। पिनान अलवर में, भालोजी जयपुर में, बालेसर जोधपुर में और देवलिया जोधपुर में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर दे दीजिए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसमें किसानों के लिए है ये, और पंप सेट को सौर ऊर्जा से कनेक्ट करने से संबंधित ये योजना है। और इस योजना का जो पहला संयंत्र है, थैंक यू भाई, थैंक यू ओम प्रकाश जी, इस योजना का जो पहला संयंत्र है वो कहां पर स्टेब्लिश किया गया, इसका आपको आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिए इसका। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दीजिए आंसर फटाफट। और लाइक बटन भी दबा दीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। गुस्से में दबा दो, पर दबा तो दो अगर पसंद आ रहा है तो। जबरदस्ती दबा रहे हैं सर। बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है ये। लोगों का, स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। मोनेटाइज हो चुका है चैनल, तेजी से व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, लाखों में इंप्रेशंस आ चुके हैं। और जयपुर और जोधपुर के बच्चों का तो स्पेशली धन्यवाद, जिन्होंने क्वालिटी को पहचाना। और वहां के लड़के क्वालिटी को तुरंत पहचानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भीलवाड़ा वाले नहीं पहचानते, या अजमेर वाले, पाली वाले नहीं पहचानते, पर रेस्पॉन्स तो मुझे वहां सबसे ज्यादा मिल रहा है, जयपुर जोधपुर से। फटाफट जुड़ जाइए सब जने, फटाफट जुड़ जाइए। इसका करेक्ट आंसर है 22 का, 22 का, 22 का, भालोजी जयपुर। 22 का करेक्ट आंसर है भालोजी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL पूरा लिखा है, चलो ठीक है, RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये पूरा नाम है इसका, का गठन किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट आप आंसर दीजिए इसका। आपके रीट के सिलेबस में गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बहुत सवाल आने वाले हैं भैया। जोधपुर सबसे ज्यादा इसका संभावित क्षेत्र है पूरे राजस्थान के अंदर, सौर सिटी बोलते हैं अपन उसको। और पूरे देश में ये संभावना व्यक्त की गई है कि राजस्थान में लगभग
यूँ कह सकते हैं कि अपन कैपेसिटी की बात करें राजस्थान की, यस जुड़ जाइए। ओम प्रकाश ये आंसर दे रहे हैं 23वें का बी, और सोच समझ के आंसर दो। आपको ध्यान है ये सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान की कैपेसिटी लगभग कितनी आंकी गई है? 142 गीगाबाइट, 142 गीगाबाइट। ये राजस्थान की क्षमता केंद्र सरकार ने नापी है। राजस्थान की क्षमता गीगावाट, बाइट नहीं भाई, वॉट। कितनी? 142 गीगावाट राज्य की क्षमता, सबसे ज्यादा जोधपुर संभावित क्षेत्र। और इसी के लिए जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ये संस्था बनी है, इस संस्था का गठन हुआ है। ये संस्था 9 अगस्त 2002 को बनी है। ये कब बनी है? 9 अगस्त 2002 को। इससे पहले कौन सी संस्था काम कर रही थी? तो 2 संस्थाएं, कौन कौन सी? राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड प्लस राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी REDA रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा, और RPCL राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो RPCL और रेडा को जोड़ा, मिला दिया, और क्या बना दिया? RREC। ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है भाई। तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन जो संस्था बनी है, ये इन दोनों संस्थाओं को जोड़कर बनाया है। और ये संस्था कब बनी है? तो 9 अगस्त 2002 को बनी है। ये चीज भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो 23वें का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम राज्य में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। अब भाई ये तो बता दो, बहुत आसान सवाल है ये तो। राजस्थान सरकार ने, भाई आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करो। कल के पेपर और धांसू आने वाला है, और उसके बाद वाला और ज्यादा धांसू आएगा। आर्यन का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, सबका स्नेह और प्यार खूब मिल रहा है। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्पेशली जयपुर और जोधपुर के बच्चों को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो हमारे वीडियोस को भी, पुराने वीडियोस को भी तेजी से देख रहे हैं। उनको बहुत लाभ मिल रहा है, तभी वो देख रहे हैं भाई। सर क्लास की स्पीड बढ़ाओ ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने में ठीक है, ओके, सही बात है, टाइम खराब होता है। तो इसका आंसर बता दो फटाफट। 24वें का, 24वें का आंसर बता दीजिए फटाफट। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसका नाम बताएं फटाफट। 24 का आंसर। का आंसर दीजिए। राजवायु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? बताइए फटाफट इसका आंसर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? इसका आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर दीजिए आप। तीसरा, 5वीं रैंक मिली है भाई। अभी इसी मैटर पे जब मैंने समय थोड़ा सा कम रखा, गैप में स्पीड से मैंने चलाया था, तो कुछ बच्चों का आया था कि सर जवाब देने के लिए भी हमको थोड़ा सा समय दिया जाए। अब मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, तो अब ये आया कि सर क्लास की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो भाई मुझे कोई बात नहीं, सामंजस्य लेते हुए चलना है भाई, मेरा काम ही यही है, सबको खुश रखना है। और बिल्कुल सही है कि भाई जवाब देने का भी समय मिलना चाहिए टेस्ट पेपर के रूप में अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि भाई फटाफट भी चलना चाहिए, क्योंकि 20, 25, 30 सवालों के लिए बहुत ज़्यादा समय भी खराब करना समझदारी नहीं है। हम सामंजस्य रखते हुए दोनों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पर है। 25 हो चुका था आई थिंक, यस 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉक में क्रियान्वित किया जा रहा है? एक ये भी ध्यान रखेंगे, 16 ब्लॉक, 16 ब्लॉक। कितने ब्लॉक है? 16 ब्लॉक है। अब आपको इसका आंसर देना है फटाफट।
भाई सबका ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। स्पीड कम भी करनी पड़ेगी तो कम करेंगे, तेज भी करनी पड़ेगी तो तेज करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, कोई ज्यादा टेंशन मोल लेने की जरूरत नहीं है। फायदा होना चाहिए कुल मिला के सबको, समय की भी बचत होनी चाहिए और कंटेंट्स भी प्रॉपर मिलने चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बहुत आसान सवाल है, 4 जिले राजस्थान की सीमा पर जो है उसके आंसर ही देने, करना क्या है इसके अंदर, तो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये डीपीएपी सॉरी डीपी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, ये मुझे आपको थोड़ा सा बताना है। 26वें का बी तो ठीक है, अब मुझे बता दीजिए ये प्रोग्राम कब से शुरू हुआ? तो ये 1986 87 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जब ये स्टार्ट हुआ था तो 100% केंद्र सरकार का इसमें बजट था, 100% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बजट था। राइट, अब इसमें एक संशोधन हुआ है 1993-94 में, इस प्रोग्राम में क्या हुआ है संशोधन, 93 94 में संशोधन, डिटेल में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसमें समय लगेगा। यहां ये थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो शेयरिंग जो खर्चा है, जो पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 100% किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। यस यस यस, आंसर आ जाइए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये 2016-17 में इसको 60-40 के रेशियो में बांट दिया है। 60% खर्चा करेगा केंद्र और 40% करेगा राज्य। चूंकि 50% से ज्यादा केंद्र खर्चा कर रहा है, इसलिए इस योजना को फिर भी केंद्र प्रवर्तित योजना ही कहेंगे। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1986-87 से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें योगदान था। इसमें एक संशोधन हुआ 93-94 में, और 2016-17 में बजट को लेकर एक संशोधन हुआ जिसमें 60% तो केंद्र का और 40% राज्य सरकार का खर्चा रहेगा। ठीक है, तो केंद्र प्रवर्तित योजना है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है ये आप मुझे बता दीजिए। तो बॉर्डर क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुविधा लाना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही उसका उद्देश्य है। राइट, तो 2-3 सवाल इसमें बनते हैं कि एक तो ये ध्यान रखना कितने ब्लॉक में चल रहा है, तो 16 ब्लॉक में चल रहा है। भाई कब से शुरू हुआ? 86-87 में शुरू हुआ। और केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो 60-40 का है। ठीक है, संशोधन का 99% नहीं आता है, जरूरी नहीं पूछते हैं वैसे। ये कुछ फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य की नई स्टार्टअप नीति 2022 कब लॉन्च की गई? फटाफट बता दीजिए आंसर। राज्य की नई स्टार्टअप नीति 2022 कब लॉन्च की गई? तो 13 नवंबर 2022 इज द राइट आंसर। 13 नवंबर 2022 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आज थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से हडल हुआ, वरना अपन 40 से 50 मिनट में सेशन को हमेशा पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। राज्य में ऊंट संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई, राज्य में ऊंट संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई। फटाफट आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 नवंबर 2022 वन्य जीव घरेलू पशुओं पालतू पशुओं में इसको राष्ट्रीय राज्य की पशु का दर्जा मिल चुका है ऊंट को, ये हम सबको सब लोगों को जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? अभी गहलोत साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो स्थान है ये जयपुर, और वो है दहमी कला। ये एक एरिया है, जैसे बगरू वगैरह है, सांगानेर है, सीतापुरा, वैसे ही दहमी कला यहाँ पर अंबेडकर साहब के नाम से विधि विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर देश में सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान मिला है? बहुत अच्छा सवाल है। 30वें का आंसर आपको देना है। राज्य के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान मिला है? क्वेश्चन नंबर 30। राज्य के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान मिला है? इसका आपको आंसर देना है। फटाफट दीजिए आंसर। दहमी कला के नाम से इससे पहले जो सवाल था उसमें एक सुजस में बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, रेतीले धोरों का उपवन, रेतीले धोरों का उपवन, इसके नाम से एक आर्टिकल है दहमी कला के नाम से। बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। धोरों में एक बहुत अच्छा एक गार्डन बनाया गया है दहमी कला में,
वहीं पर ये अंबेडकर साहब के नाम से ये विधि विश्वविद्यालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल आपका आज का स्क्रीन पर। इसका करेक्ट आंसर है अलवर। अलवर इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्य के किस जिले को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान मिला है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ साथियों इसका? अलवर हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे करता हूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको इस तरीके के सवाल रेगुलर मॉर्निंग टी के समय, डिनर के समय, लंच के समय मिले और उसको देखें खटाक से कि यार एक रैंडमली जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो स्थायी रूप से याद हो जाती है। तो ये उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिन लोगों ने आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो सब्सक्राइब करें ताकि उनको कम्युनिटी पोस्ट इस तरीके के सवाल रेगुलर मिलते रहें। तो आप बता दीजिए, मारवाड़ का संदेशवाहक पक्षी कुर्जा राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। मारवाड़ का संदेशवाहक पक्षी कुर्जा राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, इसका आपको आंसर देना है। फटाफट दे दो, फटाफट दे दो, फटाफट दे दो। सवाल पूछा भाई, दिव्यांग दिवस कब होता है? 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है, 3 दिसंबर को। ये ध्यान रखो भाई, गूगल कर लिया करो। चलो मुझे गूगल मान लिया, कोई बात नहीं। संदेशवाहक पक्षी कुर्जा मिलता है खींचण में, खींचण खींचण जोधपुर में। सोरसन में वो मिलता है अपना, बताओ क्या मिलता है भाई? अरे वो हुकना, सोवन चिड़िया। राज्य पक्षी कौन सा राज्य पक्षी है अपना? घोड़ावन। ताल छापर में कृष्ण मृग मिलते हैं, और सांबर में सारस राजहंस पक्षी मिलते हैं, राजहंस पक्षी मिलते हैं। खींचण जोधपुर में मिलता है, खींचण फलोदी जोधपुर, सोरसन, ये सब आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर कोई है तो। बिल्कुल है। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नवलखा दरवाजा कहा जाता है? ये देखो सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नवलखा दरवाजा कहा जाता है? ये करेक्ट आंसर है इसका क्या? तो रणथंबोर का किला। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर मिलेंगे, तो आप देखिए और उसका लाभ उठाइए। यह था अपना आज का सेशन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए। कल आपको इससे भी अच्छा सेशन मिलेगा, ये हमारा कमिटमेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखा करें, कोई समस्या तो भी उसको शेयर करें। और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।